वेलकम टू पोस्ट मैच रिव्यू। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और मेरे साथ आज फाइनली स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद नजीब सती और हम डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज़ को, सम अप करेंगे क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं पाकिस्तान टीम के लिए और क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है। सबसे पहले तो ओवरऑल देख लेते हैं एज अ सीरीज़, आपको क्या लगता है कि पूरी सीरीज़, ज़ाहिर है हम लोग सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा है, हमारे पास टाइम है, तैयारी कर सकते हैं और ये इतनी बड़ी सीरीज़ थी, 7 मैचेस थे। आपको लगता है कि हमने फ़ायदा उठाया उससे या नहीं? देखिए, जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो पाकिस्तान ने किए। सिर्फ एक अबरार को चांस नहीं मिला। ठीक है, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, तो ओवरऑल जो आपने ट्राई करना था वो करके देख लिया सीरीज के अंदर कि आपने नंबर्स बैटिंग में भी आगे पीछे किए, सिवाय ओपनर्स को छोड़ के। एक में रिजवान ने सिर्फ रेस्ट किया था, सबको आजमा भी लिया। आप इस वक्त एज अ टीम कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी बैटिंग कहाँ स्टैंड करती है। आप ठीक है सीरीज नहीं जीत सके, 3-4 से आपको शिकस्त हुई है, लेकिन आपको पता चल गया कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बॉलिंग में भी चेंजेस हुई हैं, आमिर जमाल को भी ट्राई कर लिया, खुशदिल शाह को भी मौका मिला, इफ्तिखार को भी मौका मिला इस सीरीज़ के अंदर, आसिफ अली को भी 3-4 बार ऐसी जगह मौका मिला जहाँ पे वो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। शान को भी मौका मिला। तो मेरा ख्याल है कि एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही पाकिस्तान के लिए, चाहे वो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल सके, चाहे वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल सके, लेकिन इन आइदर केस आपको एक अंदाजा हो गया, ये वो आप जो लैब में टेस्ट के लिए जाते हैं ना, रिपोर्ट्स अब आपकी आ गई हैं कि असल में इशू क्या है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। 3-4 से सीरीज हम लोगों ने ये हारी है, 3 मैचेस हमने जीते हैं, लेकिन 3 मैचेस को अगर हम देखें तो हमने मैचेस तो 2 जो जीते हैं वो हमने एक 3 रन से जीता, एक 6 रन से हम लोगों ने मैच जीता और एक जो था वो कॉम्प्रिहेंसिव विन थी जब हमारे ओपनर्स ने ही 200 का टारगेट जो था वो चेस कर लिया था। आपको लगता है ये वाली जीत जो है 3 और 6 से, जैसे मोइन ने भी कहा कि हम 6-1 से जीत सकते थे और हम अपने ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमें 6-1 से जीतना चाहिए था, जो 2 मैचेस हमने हारे हैं वो हमने अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। देखिए, इंग्लैंड हमसे बहुत बेहतर टीम है वाइट बॉल की ओवरऑल, इसमें कोई दो राय की बात हो नहीं सकती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैलेंस का बहुत प्रॉब्लम है। हमने जो वो 2 मैचेस जीते वो अपनी बॉलिंग के सर के ऊपर जीते, बैटिंग ने हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया उन 2 मैचेस में भी। इसी वजह से हमने बड़ी मुश्किल से वो 2 मैच जीते। ठीक है, इंग्लैंड ने जो है अपनी कोताही की वजह से वो 2 मैच हारे, उस लिहाज से वो मोइन अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो सिर्फ 2 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। देखिए, जिस मैच में भी 2 वो आउट हुए, प्रेशर पड़ा, तो आपकी बाकी बैटिंग लाइनअप जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। तो इस तरह से उनको क्लेम करना अपनी जगह पे, अगर आप उनके नुक्ता निगाह से देखेंगे तो बिल्कुल दुरुस्त है। और ओवरऑल पाकिस्तान, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग, ठीक है, प्रॉब्लम तो एशिया कप से चल रहा था, लेकिन इस हद तक वो चला जाएगा अपने होम कंडीशंस में, ये शायद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगी। बाकी ये बिल्कुल हमें लग रहा था कि शायद चीज़ें बेहतर होंगी जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो और हम लोग वल्नरेबल फील कर रहे हैं कि इस, क्योंकि अब जाहिर है ये मैच सिर्फ हम नहीं देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, जितनी भी टीम्स वर्ल्ड कप में आ रही हैं खेलने के लिए वो देख रहे होंगे। बैटिंग ऑर्डर जाहिर है हमें पता है पहले से वरी साइन है, और बहुत प्रॉब्लम जो थी वो अब और खुल के सामने आ गई है। जैसे आपने कहा कि शान को मौका मिला, आपको लगता है कि जो मौका मिला उनको वो उसको कैपिटलाइज कर पाए हैं? शान की बात करूँ मैं, हैदर की बात करूँ, इफ्तिखार की बात करूँ, रिलाई कर सकते हैं हम इन लड़कों पे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हम एक ऐसे स्टेज के ऊपर हैं कि जहां पर हम ज्यादा तब्दीलियां नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास पीछे कोई ऐसे तैयार प्लेयर, कहने को तो आम सोशल मीडिया पर किसी को कहेंगे, वो कहेंगे बस इन प्लेयर्स को निकाल दो, पीछे क्या आपके पास रिप्लेसमेंट्स हैं, क्या ऑप्शन है? अगर आप देख लें आजम खान कि वो नहीं है अभी टीम के अंदर, अगर आप उनको बुलाएं, लेट्स सपोज, मैं सपोज कर रहा हूं, तो या एक अदद नाम और ऑलराउंड कैटेगरी में फ़हीम अशरफ को कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इनको चांसेस, शान 250 की है, लेकिन शायद इससे बेहतर कर सकते थे। उनकी परफॉर्मेंस ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी ना बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी एक रिलायबल ओपनर है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको इस्तेमाल होगा। लेकिन बाकी जो इन प्लेयर्स से ज़्यादा मैं मैनेजमेंट का इसलिए कसूर मानता हूँ कि इन्होंने इनको सही तरह से यूटिलाइज भी नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, मैं बारहा ये इसी प्लेटफॉर्म पे बात करता रहा हूं कि ओपनर्स के अलावा किसी का नंबर फिक्स नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको प्लेयर को भेजना चाहिए 20 ओवर के गेम में। आपने कल के मैच में भी फिक्स ऑर्डर रखा हुआ था, फिक्स ऑर्डर इस तरह से रखा हुआ था कि भाई 1 डाउन पे शान ही आएंगे, 2 डाउन पर जो है वो आपके जो है वो इफ्तिखार ही आएंगे, या इस तरह से बाकी जो है वो खुशदिल शाह पे की बात कर लें, बाकी के अपने फिक्स नंबर्स पे आएंगे आपकी। या तो आपके पास बैटिंग ऑर्डर इंग्लैंड की तरह हो, आपके पास हैरी ब्रूक हो, आपके पास बेन डकेट हो, आपके पास मोइन अली हो, इस कैलिबर के प्लेयर हो, फिर तो ठीक है, आप उनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स कर लें, क्योंकि सारे प्लेयर हैं कि स्टडी भी खेलते हैं और बड़े हिट भी किसी वक्त चाहें तो मार सकते हैं। लेकिन आपके पास जब लिमिटेशन है तो आपने उस लिमिटेशन के हवाले से सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर को भेजना है। कभी आप आसिफ अली को जल्दी भेज देते हैं कि आपको पता है वो स्पिन के खिलाफ कितने वर्नरेबल हैं, तो स्पिन उनसे नहीं खेली जाती।
कल के मैच में भी अगर आप देखें तो हमने जो लास्ट पाकिस्तान ने मैच खेला उसमें कितनी मुश्किल उनको वो 4 गेंदें सर्वाइव करने के लिए स्पिनर की। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो प्लेयर्स भी बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं कर सके। ना इफ्तिखार अहमद को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। हैदर अहमद बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे। खुशदिल शाह भी जो उनका एक रोल है कि वो बड़े हिट लगाएंगे, उसमें वो एक अच्छी टीम के खिलाफ बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और आसिफ अली भी सिवाय वो 2 छक्के जो उन्होंने लगाए थे इन 3 गेंदों पे, उसके बाद इंग्लैंड ने उनका एरिया मार्क कर लिया था कि इनको फुल बॉल या लेंथ बॉल नहीं करना, उसके बाद वो भी बिल्कुल क्लिक नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पाकिस्तानी बैट्समैन भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके और पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने भी आउट ऑफ बॉक्स जाके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो नहीं काम किया। ये बिल्कुल ओल्ड स्कूल किस्म का एक माइंडसेट हमें लग रहा है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का, जिस तरह से वो बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं करते। मेरा ख्याल है कि आगे आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ये लास्ट सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो भी गलतियां हैं इनको दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एक और चीज़ जो हमने देखी है एशिया कप में भी हमने देखी फील्डिंग, कल भी डिसाइडेड था और हम इतने ऑर्डिनरी कैचेस छोड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत मुश्किल चांस है और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि हमारा एक ही बॉलर जो बड़ा अच्छा कर रहा है, कल भी हारिस रऊफ की अगर हम इकॉनमी देखें तो 6 की इकॉनमी थी उनकी, 24 रन उन्होंने कंसीड किए। वो आपको चांस बना के देते हैं और आप उनके कैचेस ड्रॉप कर देते हैं। फील्डिंग में भी कोई जान नहीं मार रहा, तो ये हो क्या रहा है फील्ड में? अच्छा, फील्डिंग पे बात कर लेते हैं। फील्डिंग देखें, सिंस एशिया कप हम देख रहे हैं कि हमें कितने कैचेस ड्रॉप हुए, ठीक है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और ऐसे कुछ डॉली कैचेस जो सीधे सीधे हाथों में कैचेस होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप बात करेंगे तो इतने मुश्किल कैच नहीं थे, लेकिन वो ड्रॉप हो रहे हैं। कप्तान से कल 2 कैच छूट गए, मतलब उस स्टैंडर्ड हम, क्योंकि बाबर आजम वन ऑफ द बेटर फील्डर इन पाकिस्तान साइड, सो काफ़ी मायूसी होती है जो पाकिस्तान की फील्डिंग कोच हैं, डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं या मतलब प्लेयर्स क्यों इतने कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये उनको डेफिनेटली इस एरिया पे काम करना पड़ेगा। अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है हमने जो वर्ल्ड कप्स में कितने मैचेस हमें कॉस्ट किए हैं इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप करने पिछले वर्ल्ड कप में ही सेमीफाइनल की बात 15 का वर्ल्ड कप देख लें आप, 19 का वर्ल्ड कप देख लें, पिछला लास्ट 21 का 2020 वर्ल्ड कप देख लें, इन सब में हम इंपॉर्टेंट स्टेजेस के ऊपर कैचेस ड्रॉप करने की वजह से हम स्ट्रगल कर चुके हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की जरूरत है। मुझे लगता है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपने करनी नहीं है, बस फील्ड में प्रेजेंट रहना है और अच्छा करना है। नेक्स्ट मैं बॉलिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। हम अपनी बॉलिंग को बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं, हमें लगता है कि हमारी बॉलिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड, लेकिन हमने देखा है कि इंग्लैंड के खिलाफ हम लोगों ने 3 दफ़ा ऑलमोस्ट 200 करा दिया, 1 दफ़ा 199 और 2 दफ़ा 200+। आपको लगता है कि ये बॉलिंग वाकई कर सकती है और वो भी अपनी होम कंडीशंस में? इसमें ये भी एक फैक्टर कंसीडर हमें करना पड़ेगा कि हम तकरीबन हमारे कुछ जो की बॉलर्स हैं वो मिसिंग थे। शाहीन नहीं खेल रहे, नसीम बीच में अनअवेलेबल हो गए, उनको कोविड भी हो गया, नमूनिया का भी शिकायत रही। फिर कुछ मैचेस में एक्सपेरिमेंट भी किया गया, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया गया। ये सीरीज ने हमें बॉलिंग में कुछ मैचेस में हमने वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो हल्की बॉलिंग की फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन ये कि एक इस सीरीज ने ये फायदा कर दिया कि आपको क्लियर कर दिया कि आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर कौन से हैं और आपके सेकंड चॉइस बॉलर कौन से हैं। देखिए फर्स्ट चॉइस में बड़ी आसानी के साथ आपको क्लियर हो गया इस परफॉर्मेंस पे कि शाहीन अफरीदी जब वापस आएंगे, फिर आपके हारिस रऊफ बेस्ट बॉलर, फिर नसीम शाह और इसके साथ चौथे नंबर पर हसनैन। बाकी आपके शाहनवाज दहानी हो गए, आप वसीम जूनियर हो गए, ये आपके सेकंड चॉइस के फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। क्योंकि वसीम जूनियर को आप देखें, मैं इसमें तो कप्तानी पे भी थोड़ी सी बात करूंगा कि कप्तान बाबर आजम की कैप्टनसी ऑन द मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स वो इतनी अप टू द मार्क नहीं रही। वो बड़े स्टैटिक माइंड के साथ आते हैं। जैसे लास्ट मैच में आप देखिए स्पिनर से ही जाने से पहले भी स्पिनर को मार पड़ रही है। देखिए कोकाबूरा का बॉल है, इसे समझने की जरूरत है कि कोकाबूरा का बॉल जब शुरू में 2-3 बार बाउंड्री पे जाता है उसका स्विंग ऑलमोस्ट किल हो जाता है, ठीक है। नया गेंद होता है, सिर्फ 2 से 3 ओवर उसने थोड़ा सा हिलना है या कभी कभी 1 ओवर हिलता है, तो आपने उस पे चांस लेना होता है। दोनों तरफ से फास्ट बॉलर को देखे कि यार आप आउट करो, आपने वो स्पिनर को करवा के आपके लिए वो वर्कआउट भी अब नहीं करा लेटर मैचेस में। तो मेरा ख्याल है कि ये भी कि पहला प्री माइंडसेट। फिर अब बाबर आजम की एक गलती पूरी सीरीज में ये रही है कि जब एक बॉलर विकेट लेता है उसका ओवर रोक के जी आखिर में करवाऊंगा। क्रिकेट में बड़ा सादा सा असूल है कि जब आप बाद की सोचते हैं, इसका मतलब आपने ये तय कर लिया टीम पूरे ओवर खेलेगी और तब तक उनके बैट्समैन जाएंगे, तो आपने उसी वक्त किल करना होता है, एट दैट मोमेंट मैच को ग्रिप करना होता है। शादाब के स्पेल देख लें जहां पे विकेट ली, उससे 6th मैच में उन्होंने उसको रोक लिया, हसनैन को रोक लिया, हर बार आप देखेंगे ऐसे ही किया। तो यहां थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और जहां तक हम बॉलिंग की बात करें, उनको ये समझना चाहिए कि वसीम जूनियर PSL 7 में आप देख लें, उसके बाद आप देख लें T20 फॉर्मेट में जहां भी खेलें, वो पहले 6 ओवर के अंदर बहुत एक्सपेंसिव बॉलर है। वो फिर से उन्होंने एक मिस्टेक वही दोहराई कि उन्होंने वसीम जूनियर को पावर प्ले के अंदर बॉल दिया।
हसनैन ने आउट किया, उनको रोक लिया उन्होंने, एक ओवर करा के उन्होंने हसनैन को रोक लिया। हारिस रऊफ जो आप कितने गो टू बॉलर है, आपने देखिए अपनी प्लान ऐसे करना है। अब आपकी गलत प्लानिंग में से आपके कुछ मेन बॉलर्स के ओवर जाया हो गए। देखिए जैसे आप हारिस रऊफ से अगर नया गेंद उनको एक तरफ से देते, वो इतनी अच्छी नई गेंद करते हैं, 150 के पास से जब गेंद आउटस्विंग हो, आगे से उसको खेलना आसान काम नहीं है, उसने बारहा करके दिखाया। आप वसीम जूनियर के बजाय वो स्टार्टिंग के 1-2 ओवर हारिस से कराएं, फिर हारिस को डेथ ओवर के लिए रख लें 2 ओवर उसके, ठीक है। 20 के ओवर में आपके पास एम्पल स्पेस है, आपके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर भी अच्छा कर रहे थे, स्पिनर भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं कि दायरा खुल जाता है। वसीम जूनियर जो दायरा खुल जाता है तो बाउंड्री के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पहले रिस्ट्रिक्शन है कि आपने 2 फील्डर ही बाहर रखने हैं। फिर आपके पास शादाब है, आपके पास नवाज है, आपके पास इफ्तिखार है, और जरूरत पड़ने पर खुशदिल शाह भी है आपके पास। अब आप ये देखें कि कल क्या हुआ कि इसी गलत प्लानिंग की वजह से एक बार फिर नवाज के ओवर पूरे नहीं हुए, शादाब के ओवर पूरे नहीं कराए आपके कप्तान ने, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ ओवर्स जो है वो खत्म हो गए। तो मैं समझता हूं कि जहां पर बॉलर्स को इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, वहां पर आपके कप्तान को भी और मैनेजमेंट को भी डेफिनेटली पहले प्लान भी डिस्कस होता होगा, बेहतरी की गुंजाइश है। आर्गुमेंट को इस तरह से क्लोज करूंगा इसमें कि वसीम जूनियर जो है ना, उनको मैं बड़े गौर से देखा है कि उनकी वो एक लेंथ, एक होता है ना इस फास्ट बॉलर से लेंथ एसोसिएट। हारिस रऊफ है तो नए गेंद के साथ आगे करते हैं, पुराने गेंद डेथ यॉर्कर भी करते हैं, हार्ड बॉल भी, लेंथ भी अच्छी है उनकी। हसनैन बैक ऑफ द लेंथ बहुत अच्छी करते हैं। अगर आप शाहीन अफरीदी की बात करेंगे तो वो नया बॉल फुल बॉल करते हैं बहुत अच्छा नए गेंद के साथ। नसीम शाह जो है थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ अच्छा बॉल करते हैं। वसीम जूनियर की कोई लेंथ नहीं है, वो 6 गेंदें कराते हैं, 6 में डिफरेंट ट्राई करते हैं, एक आगे, एक आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक पीछे, एक लेग स्टंप पे, 6 पे 6 डिफरेंट बॉल। इसका मतलब है कि अभी वो उस तरह से रेडी ही नहीं है, मैं उनको कहूंगा, क्योंकि आप तो टीमों ने वर्कआउट किया है और वो हर तरह का बॉल करके हर तरह का चौका खाते हैं, तो उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। चले अगली बात कर लेते हैं। शायद जब तक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तब तक टीम न्यूजीलैंड पहुंच चुकी होगी। क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड में ज़ायरा वर्ल्ड कप से पहले ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस में खेलने को तो मिलेगा हमारी टीम को? देखिए एक चीज ये कि ये जो 7 मैचेस की सीरीज है, इसको एज अ टेस्ट केस लें, कोई बात नहीं, हाँ भूल जाए और टेस्ट केस लें, और हो जाता है टीमें। हम अब माजी में 2 वर्ल्ड कप इस तरह से जीते हैं जब हमारा कोई चांस नहीं था, और हम वहां से ये वैसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, बिल्कुल होप्स खत्म कर दें और उसके बाद फिर अच्छा करें, जीत जाएं। तो हम राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप जब तक जो अब के अवेलेबल प्लेयर हैं इसमें जब तक आप शादाब को नंबर 4 पर नहीं लेकर आएंगे, आपका मसला वहीं का वहीं रहेगा। आप देखिए कल तो अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट मैच था उसमें वो इंजरी की वजह से बैटिंग के लिए नहीं है, उससे पहले उन्होंने उसकी बैटिंग ही नहीं दी जो जी, ठीक है, 6ठे मैच में 8वें नंबर पे, उससे पहले वाले मैच में उनको उन्होंने जो है वो 8वें नंबर बहुत लेट भेजा था। इसलिए शादाब, मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये था कि वो इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसको जब मौका मिला उसने करके दिखाया, और आपको पास एक सोल्यूशन मौजूद है, आप उसको यूज नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो उसको भेजेंगे तो आपको बेहतरी होगी, और अगर पॉसिबल है इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में इस सिचुएशन को देखते हुए मेरा ख्याल आजम खान इज मस्ट इन दिस लाइनअप। आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो जिनका बेसिकली उनके पास वो पावर भी है, वो शॉट्स भी हैं, और दुनिया में क्यों नहीं खुशदिल शाह को लोग लीग क्रिकेट खिलाते, या दुनिया में बाकी प्लेयर्स आपके क्यों नहीं, क्योंकि उन पे अभी इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, शायद लेटर ऑन जाके डेवलप हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये मिडिल ऑर्डर में कुछ तब्दीली। और फिर एक और बात कि अभी होश के नाखून ले लें, इनको चाहिए कि ये फ़हीम अशरफ जो हैं वो इस टीम के लिए लाजमुल मलजूम का लफ्ज़ में इस्तेमाल करूंगा है, क्योंकि आमिर जमाल वेरी गुड, लेकिन अभी वो नया है, अभी आपने उसकी बैटिंग नहीं देखी, अभी तो टेस्ट नहीं हुआ ना। जब नया आता है तो उसके लिए तो अभी एक इजी गोइंग होती है। तो मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ राइट बैलेंस देंगे इस टीम के अंदर, उनको आना बहुत ज़्यादा लाजमी है। और एक चीज़ जो हमें बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है वो राइट बैटिंग ऑर्डर, और राइट बैटिंग ऑर्डर के साथ हमें कप्तानी में जो डिसीजंस है ना, किस बॉलर को किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का शो में। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।